साइंस गैलेक्सी के यूट्यूब मंच पर एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम लोग आज देखेंगे हाई स्कूल में रसायन विज्ञान के अंतर्गत चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 का नाम है अम्ल, क्षार और लवण। तो अम्ल, क्षार और लवण में आज हम जानेंगे अम्ल क्या है, अम्लों के क्या गुण होते हैं, उनके क्या प्रभाव होते हैं। इस संबंध में हम रोचक तथ्य आज जानेंगे। काफी अच्छी जानकारी मिलने वाली है अम्ल के संबंध में, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अम्ल क्या है या अम्ल किसे कहते हैं या अम्ल की क्या विशेषताएं होती हैं। तो इस संबंध में जानिए। देखिए, हम लोगों ने एक छोटी सी परिभाषा पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। एक छोटी सी परिभाषा थी, लेकिन केवल उतनी परिभाषा पर्याप्त नहीं है। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में तो खट्टे होते ही होते हैं, साथ में इनके पीएच वैल्यू की भी हम यहाँ पर जानकारी लेंगे। तो पीएच मूल्य 1 से 14 तक का होता है, जिसमें 7 को उदासीन और 7 से कम पीएच वाले को अम्लीय कहा जाता है। यानी वे विलयन जिनके पीएच मान 7 से कम होते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। 7 पर उदासीन विलयन होते हैं और 7 से अधिक पीएच होने पर विलयन कैसे कहलाते हैं? तो हम क्या कहेंगे? क्षारीय कहलाते हैं। तो अम्ल क्या होते हैं? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनका पीएच मान 7 से कम होता है। जितना ही कम होगा उतना ही प्रबल अम्ल होगा। अच्छा, इसके अलावा हम ये जानते हैं कि जो धातुएं होती हैं वो अगर अम्लों से क्रिया करें तो वो हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करती हैं। यानी अगर धातुओं की क्रिया कराई जाए अम्लों से और हाइड्रोजन गैस विस्थापित हो तो भी हम समझ जाएंगे क्या है, वो अम्ल हैं। और फिर इसके बाद में आनंद सिद्धांत के आधार पर यह बताया गया। आनंद सिद्धांत में आर्हेनियस का आनंद सिद्धांत है, लॉरी ब्रांस्टेड का सिद्धांत है। तो आर्हेनियस ने बताया था कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। H के ऊपर एक प्लस चार्ज, H+ आयन देते हैं। बाद में इसी H+ को प्रोटॉन कहा गया था। लॉरी ब्रांस्टेड ने कहा था कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो एक प्रोटॉन देते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हमने अम्ल के बारे में जाना कि अम्ल क्या होते हैं। अम्ल वे होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जिनका पीएच मान 7 से कम होता है और जो धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करते हैं तथा जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। इस प्रकार से हम अम्लों की पहचान कर लेते हैं कि अम्ल क्या होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज और अगर कह लें कि तो हम कहेंगे कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। लिटमस टेस्ट जो है वो अम्लों के लिए बहुत अच्छा होता है। और जैसे ही हम किसी विलयन में अगर नीले लिटमस को डाल रहे हैं, अगर वो लाल हो जाता है तो हम समझेंगे कि वो अम्ल है। अगर नीला लिटमस नीला ही बना रहता है तो ये कहेंगे कि वो क्षार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम समझते हैं कि कौन कौन से हमारे पास ये एसिड होते हैं। तो एक जो खाद्य पदार्थ होता है जिसको हम नींबू कहते हैं, लगभग सभी लोग अपने भोजन में इस्तेमाल करते हैं। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाया करता है कि नींबू में कौन सा अम्ल होता है। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड या सिट्रिक एसिड भी कह लेते हैं इसको। ठीक है, तो दोनों एक ही बात है, उसमें कोई नई बात नहीं है। साइट्रिक एसिड या सिट्रिक एसिड ये नींबू जैसे खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। फिर दूसरा है सिरका। ये भी कॉमनली यूज किया जाता है। अचार जो है ज्यादातर सिरके में ही बनाए जाते हैं। तो सिरका, इसको हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं। तो ये एसिटिक एसिड खाद्य पदार्थों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, नहीं सिरका इस्तेमाल किया जाता है। और इसके बाद में जो हमारे दूध और दही से मिलने वाले जो एसिड होते हैं उनमें होता है लैक्टिक एसिड। दूध और दही से मिलने वाले एसिड क्या होते हैं? लैक्टिक एसिड होते हैं।
और जो हमारा जो पेट में जो जिसको हम आमाशय कह सकते हैं, ठीक है? वहाँ पर एक रस निकलता है, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो उस अम्ल को हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, यानी पेट के अम्ल को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। एक और अम्ल जिसका जनरली यूज किया जाता है, आजकल बैटरियों का प्रचलन बहुत ज्यादा है, तो बैटरी में हम लोग किस अम्ल का इस्तेमाल करते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल या गंधक का अम्ल जिसको हम बोलते हैं। तो इस प्रकार से आपने अम्लों के बारे में जाना, ठीक है? इनके सूत्र वगैरह भी बताए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर पहले बेसिक जानकारी लेते चलिए। इसके बाद में हम देखते हैं कि स्रोत के आधार पर जो हमारे अम्ल हैं, इनको हम किन भागों में बांटते हैं। स्रोत यानी कहाँ से हम प्राप्त करते हैं, ये हमारे स्रोत होते हैं। तो स्रोत में मुख्य रूप से दो स्रोत हैं, एक तो कार्बनिक स्रोत और दूसरा अकार्बनिक स्रोत। स्रोत में क्या होता है कि ये जीव जंतुओं, पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। तो जीव जंतुओं और पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले यानी सजीवों से प्राप्त होने वाले जो एसिड्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? कार्बनिक अम्ल कहते हैं। और उन कार्बनिक अम्लों में जैसे कि हमने अभी नाम लिया था, नींबू है, तो नींबू से साइट्रिक एसिड मिलता है। इसके अलावा जैसे सिरके की बात करें तो गन्ने से भी बनाया जाता है सिरका, एसिटिक एसिड जिसको हम कह सकते हैं। लैक्टिक एसिड है, दूध और दही से मिलने वाला एसिटिक एसिड है। और फार्मिक एसिड जो कि जितने भी ये छोटे छोटे उड़ने वाले जंतु होते हैं या चींटियां होती हैं, चींटियों के काटने से देखो झुंझुनाहट जो उत्पन्न होती है, वो फार्मिक एसिड की वजह से होती है। इसके अलावा जो बर्र होती है, मधुमक्खी होती है, ठीक? तो ये जो छोटे छोटे जीव जो है, इनके काटने से हाँ जो हम लोग जलन महसूस करते हैं, वो किस उसकी होती है? फार्मिक एसिड की होती है। तो चींटियों में फार्मिक एसिड पाया जाता है, बर्र वगैरह में पाया जाता है, मधुमक्खी में पाया जाता है, ये सब होते हैं। इसके बाद में अकार्बनिक या खनिज अम्ल, तो ये बहुत महत्वपूर्ण अम्ल होते हैं, अकार्बनिक या खनिज अम्ल। और जनरली प्रयोग जब हम प्रयोगशाला में जाते हैं तो इन अम्लों का बहुत ज्यादा वहां पर उपयोग होता है। इसलिए प्रयोगशाला में जो जिन कंपाउंडों का ज्यादा उपयोग होता है, उन्हें हम अभिकर्मक भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास तीन मुख्य जो है वो अकार्बनिक अम्ल हैं, जिनमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड आता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको हम HCl भी कहते हैं, क्या कहते हैं? HCl। चलिए मैं इसका नाम लिख देता हूं सामने, HCl ये है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है? इसके बाद में सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र होता है, जिसको हम गंधक का अम्ल भी बोलते हैं। तो ये होता है H2SO4। क्या होता है? H2SO4 होता है सूत्र। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। इसी प्रकार से अगला है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल नाइटर या सोरा, सोरे का अम्ल भी बोलते हैं। तो इसका सूत्र होता है HNO3। ये तीन मुख्य अम्ल हैं जिनका बहुत ज्यादा उपयोग होता है, और ये तीनों अम्ल बहुत प्रबल होते हैं। H2SO4 वगैरह त्वचा पर पड़ जाता है तो त्वचा को तुरंत काटने लगता है, त्वचा काली पड़ जाती है। तो ये प्रबल अम्ल भी हैं। अगर इनकी हम स्ट्रेंथ की बात करें तो ये प्रबल अम्ल हैं। और वैसे कहेंगे तो ये इनके स्रोत क्या है? खनिज पदार्थों से प्राप्त होते हैं, यानी अकार्बनिक हैं, HCl, H2SO4 और HNO3। खनिज किसे कहते हैं इसको भी समझ लीजिए। यहाँ पर वे पदार्थ जो जमीन से खोद करके निकाले जाते हैं, उन्हें हम खनिज कहते हैं। तो ये हमने तीन खनिज अम्ल देखे जो कि कैसे होते हैं? प्रबल होते हैं। फिर इसके बाद में शक्ति के आधार पर यानी पावर, स्ट्रेंथ के आधार पर कौन से होते हैं अम्ल? तो उसमें हमारे पास प्रबल अम्लों की अगर हम बात करें तो अभी हमने यही तीनों नाम बताए। हमने कहा आपसे क्या, एक तो है हमारा HCl, दूसरा होता है H2SO4 और तीसरा होता है हमारा क्या नाम? HNO3। ये हमारे कैसे अम्ल हैं? प्रबल अम्ल हैं। तो स्ट्रेंथ के आधार पर प्रबल अम्ल हम लोग सीख गए, HCl, H2SO4 और HNO3। इसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं जरा कि जो वीक एसिड्स होते हैं, जो दुर्बल एसिड्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। अगर आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, या तो पॉज करके आप देखिएगा।
चलिए अब बात आती है कि दुर्बल एसिड्स क्या होते हैं। तो दुर्बल एसिड्स वे एसिड्स होते हैं जो कम आयनित होते हैं, जिनका आयनन बहुत कम होता है, यानी उनके विलयन में H प्लस आयन बहुत कम मिलेंगे। और उनमें खास करके होता है एसिटिक एसिड, एक दुर्बल अम्ल है। और जैसा कि आपने अभी देखा था कि एक ऑर्गेनिक अम्ल भी यानी कार्बनिक अम्ल भी कहलाता है। तो एसिटिक एसिड का सूत्र होता है एसिटिक एसिड का सूत्र होता है CH3, क्या होता है CH3COOH, ये हमारा एसिटिक एसिड का सूत्र है। अच्छा, इसके बाद में कार्बोनिक अम्ल का सूत्र होता है H2CO3। क्या होता है H2, इसका नाम है कार्बोनिक अम्ल और ये है आपका एसिटिक एसिड। तो ये हमारे दोनों दुर्बल अम्ल हैं। ठीक, तो हम लोग अब तक समझ पाए कि प्रबल अम्ल क्या होते हैं और दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, यानी शक्ति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है इन्हें। इसके बाद में आते हैं, अगली बात आती है कि संरचना के आधार पर अम्ल कौन कौन से होते हैं। तो संरचना के आधार पर जो हमारे पास अम्ल होते हैं उनमें हाइड्रा अम्ल और ऑक्सी अम्ल, यानी जिनमें ऑक्सीजन भी होता हो, हाइड्रोजन भी होता हो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तथा अन्य कुछ अधातें मौजूद हों, उन्हें हम ऑक्सी अम्लक बोलेंगे। और जिनमें केवल हाइड्रोजन और अधात होते हैं, ऑक्सीजन नहीं होती है, उन्हें हम कहते हैं हाइड्रा अम्ल। कोई एक हाइड्रोजन और एक कोई अधात, जैसे हम बात करें अगर HCl की, अगर हम बात करें क्या HCl की बात करें, तो HCl में हाइड्रोजन है और जो क्लोरीन है वो क्या है अधातु है। तो HCl हमारा कैसा अम्ल हो जाएगा, हाइड्रा अम्ल हो जाएगा। इसी प्रकार से HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड HI, ठीक HI, ये सब हमारे कौन से अम्ल हैं, हाइड्रा अम्ल हैं। ओके, तो उम्मीद करते हैं हाइड्रा अम्ल आप समझ गए होंगे। इसके बाद में जो अगली बात आती है वो ऑक्सी अम्ल। तो ऑक्सी अम्ल में हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, क्योंकि अम्ल की विशेषता है कि H प्लस आयन दें, तो हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, साथ में ऑक्सीजन होगा और कोई एक धातु भी हो सकती है। ठीक है, तो देखते हैं, जैसे मान लिया अगर हम बात करें यहाँ पर H की, है नहीं, तो यहाँ पर हम क्या पाते हैं, H तो है ही, ऑक्सीजन है और यहाँ पर एक सल्फर अधातु है। ठीक, एक कोई अधातु भी यहाँ पर है, धातु नहीं अधातु की बात कर रहे हैं। तो ये H2SO4 में फिर से लिख के देता हूँ H2SO। ठीक, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा और कोई एक अन्य तत्व होगा जो कि यहाँ पर सल्फर है। इसी प्रकार से अगर हम HNO3 की बात करें, तो HNO3 में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और क्या है, एक अधातु के रूप में नाइट्रोजन है। तो वे अम्ल ऑक्सी अम्ल कहलाते हैं जिनमें एक हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो और एक अन्य कोई अधातु उपलब्ध हो। ऐसे अम्लों को हम ऑक्सी अम्ल कहते हैं। इसके बाद में बात आती है कि सांद्रता के आधार पर अम्ल हमारे कितने प्रकार के होते हैं। सांद्रता के आधार पर अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर हम ये देख पाएंगे कि सांद्रता के आधार पर अम्ल दो प्रकार के होते हैं। हालांकि सांद्रता में और भी कैटेगरी ली जा सकती हैं। एक तो होता है सांद्र अम्ल, दूसरा होता है तनु अम्ल, लेकिन यहाँ केवल दो कैटेगरी है आपके यहाँ सिलेबस में, इसलिए हम उन्हीं दो कैटेगरी की बात करें। तो सांद्र अम्ल में क्या होता है कि अम्ल की मात्रा अधिक होती है और पानी की मात्रा बहुत कम होती है। तो अम्लों की कैटेगरी यहाँ पर आपके यहाँ सिलेबस में केवल दो प्रकार की है, जिसमें हम सांद्र अम्ल और तनु अम्ल कहते हैं। तो सांद्र अम्ल में बस यही है कि पानी की मात्रा कम होगी और जो तनु अम्ल होगा उसमें पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है, बस इतना ही अंतर है। एक ही अम्ल सांद्र हो सकता है और उसी में अगर पानी बढ़ा दें तो वही क्या हो सकता है, तनु हो सकता है। उसी में और पानी बढ़ा दें तो अति तनु हो सकता है। तो इस प्रकार से सांद्र और तन की बात आप समझ गए होंगे।
तो ये रहा अम्लों के बारे में बेसिक जानकारी। इसके बाद में इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, अन्य प्रॉपर्टीज की अम्ल की किससे किससे रिएक्शंस होगी, उसको भी हम लोग बताएंगे। लेकिन इससे पहले कि हम लोग क्षार को समझेंगे, और जब क्षार को व्यापक रूप से समझ लेंगे तब फिर अम्ल और क्षारों की प्रॉपर्टीज हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पर हम लोग क्षार को भी समझेंगे